अफेक्ट हुआ किससे? मॉर्बिड फिनोमिना से। और मॉर्बिड फिनोमिना कहाँ कहाँ? माइंड एंड बॉडी पे। और जैसे ही मॉर्बिड फिनोमिना माइंड एंड बॉडी पे अफेक्ट करता है, जैसे ही हम प्रभावित होते हैं किसी एबनॉर्मल एनर्जी से, एबनॉर्मल फोर्स से, जैसे ही हम प्रभावित होते हैं, क्या होता है? उसी समय, उसी वक्त उस एबनॉर्मल अफेक्शन को हमारा शरीर प्रकट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉर्बिड डिरेंजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ मॉर्बिड सिम्टम। और उसी सिम्टम को समझ लिया जाए तो वो सिम्टम पूरी की पूरी बीमारी को बयां कर देती है, पूरी की पूरी बीमारी आपके सामने उठा के रख देती है। दैट मीन्स अगर आपको किसी पेशेंट की बीमारी को समझना है, किसी पेशेंट के अफेक्शन को समझना है, तो आपको पहले मॉर्बिड फिनोमिना समझना पड़ेगा। और मॉर्बिड फिनोमिना जो है वो आपको समझ कैसे आएगा? मॉर्बिड डिरेंजमेंट से। और वो डिरेंजमेंट जो होगा वो बाहर रिफ्लेक्ट कैसे होगा? सिम्टम के थ्रू। दैट मीन्स सिम्टम इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स सिम्टम अगर है तो ही आप पता कर पाएंगे कि इंसान बीमार है कि नहीं, दूसरा कोई विजिबल रूप नहीं। दैट मीन्स सिम्टम का आना बीमारी को समझाएगा, और बीमारी को समझेंगे तो इस बीमार इंसान को भी समझ जाएंगे जिसकी हमें दवाई चाहिए। और उसको समझने की कला को केस टेकिंग कहा गया। दैट मीन्स सिम्टम ही जरूरी है। और केस टेकिंग में पकड़ते क्या है भाई हम लोग, बताओ? सिम्टम ही तो पकड़ते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन ही तो पकड़ते हैं, मॉर्बिड डिरेंजमेंट ही तो पकड़ते हैं। और देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही सिम्टम का आना बीमारी बताएगा, और सिम्टम का ही जाना आपका क्योर बताएगा, पैलिएशन बताएगा, सप्रेशन बताएगा। सिम्टम का आना और सिम्टम का जाना, ये दोनों क्योर के लिए जरूरी है और बीमारी को समझने के लिए जरूरी है। क्योर के लिए भी सिम्टम का जाना एक सिस्टमेटिक फैशन में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, क्या सिम्टम का डिसअपियर होना क्योर को बताएगा, सप्रेशन को बताएगा, पैलिएशन को बताएगा। दैट मींस आप दवाई दे रहे हो तो दवाई देने के बाद तीन संभावनाएं होती हैं, या तो आप क्योर करते हो, या तो सप्रेस करते हो, या तो पैलिएट करते हो। लेकिन ये क्योर, सप्रेशन, पैलिएशन ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपने सिम्टम को सही से पकड़ा नहीं है। और सिम्टम को पकड़ने की जो कला है उसे ही क्या कहा हमने? केस टेकिंग। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है बीमारी का समझना, दवाई को समझना, क्योर को समझना, पैलिएशन को समझना, सप्रेशन को समझना, ये सब समझना तब तक संभव नहीं है मेरे दोस्त जब तक आपने सिम्टम को नहीं समझा है, केस टेकिंग नहीं करी है, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। गारंटीड है ये। और ये हनीमैन साहब ने 12वें एफोरिज्म में कहा। अगर ये एफोरिज्म, अच्छा ये एफोरिज्म हमें क्या दर्शाता है? ये एफोरिज्म क्या केस टेकिंग के महत्ता को नहीं बताता है? ये एफोरिज्म क्या ये नहीं कहता है कि केस टेकिंग जरूरी है? और यहाँ 2 मिनट में लोग दवाई दे देते हैं, बीमारी का नाम देख के, दवाई का नाम देख के, दवाई पे बीमारी का नाम देख के खटाखट 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 चल जाता है। और ये पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए क्या है केस टेकिंग का मतलब। ये मॉर्बिड फिनोमिना क्या है? दैट मीन्स आपको मॉर्बिड फिनोमिना समझना है और मॉर्बिड डिरेंजमेंट समझना है, दो ही खेल है बस। तो मॉर्बिड फिनोमिना हनीमैन सर ने तो वहां लिख दिया कि आपको मॉर्बिड फिनोमिना समझना है। वो कौन सा मॉर्बिड फिनोमिना है जो आपके वाइटल फोर्स को डायनेमिकली अफेक्ट किया? दैट मीन्स वो कौन सा मॉर्बिड फिनोमिना था जिसने आपके होम्योस्टैसिस को अफेक्ट किया, इम्यूनिटी को अफेक्ट किया, आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम को, मन का जो संतुलन था और शरीर का जो संतुलन था उसको बिगाड़ दिया। उसके लिए वो कौन सा मॉर्बिड फिनोमिना था? क्योंकि यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉर्बिड फिनोमिना समझना पड़ेगा। अब कहाँ मिलेगा मॉर्बिड फिनोमिना? वहां तो बोल दिया कि मॉर्बिड फिनोमिना जो हमारे बॉडी को, हमारे वाइटल फोर्स को डायनेमिकली अफेक्ट करेगा और उसका अफेक्शन हमें मॉर्बिड डिरेंजमेंट के फॉर्म में दिखेगा। तो मॉर्बिड डिरेंजमेंट इज ए सिम्पटम, is a secondary part of the affection of the vital force, right? And the primary part is what?
Primary part is what? Primary part is morbid phenomena, mind and body. And that morbid phenomena is also called inimical forces. Partly psychical and partly physical. Right? तो आपको morbid phenomena समझना है. और अगर आपको morbid phenomena समझना है तो आप जाइए फुटनोट 121, आपको समझ आएगा morbid phenomena होता क्या है. फुटनोट 78 पढ़ा चुका हूं, दोनों फुटनोट पे पढ़ा चुका हूं. ये बताएगा कि ये morbid phenomena होता क्या है. एफोरिज्म 5 बता चुका हूं, ये बताएगा कि ये morbid phenomena क्या होता है. एफोरिज्म 189 ये बताएगा कि हर एक बीमारी के पीछे, चाहे खुजली हो चाहे कैंसर हो, हर एक बीमारी के पीछे एक मॉर्बिड फिनोमिना होता है, एक कॉज होता है, इंटरनल कॉज. लिख लो, मॉर्बिड फिनोमिना बराबर क्या क्या, लिखो लिखो. व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्बिड फिनोमिना, लिखो. मॉर्बिड फिनोमिना इज इक्वल टू inimical forces, partly psychical, partly physical. Then morbid phenomena is equal to internal cause. Morbid phenomena is equal to exciting and maintaining cause. Morbid phenomena is equal to great miasm. Morbid phenomena is equal to, लिखिए, morbid phenomena is equal to internal affection of the vital processes. ये morbid phenomena है. And manifestation of that phenomena is morbid derangement, morbid symptom. That means sign and symptom. तो morbid phenomena को इतने शब्दों में कह सकते हो. Morbid phenomena is equal to internal cause, internal miasm, fundamental cause, exciting cause, inimical forces. आप ये कह सकते. और यही समझना सबसे पहले होता है. सबसे पहले हमें बीमारी का कारण समझना होता है, और कारण समझेंगे तो इफेक्ट समझ में आएगा. इनडायरेक्टली इफेक्ट कारण को बताएगा, लेकिन कारण समझना जरूरी होता है. बिना कारण के कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हनीमैन साहब से पहले हिप्पोक्रेट ने क्या कहा? टोले कॉजम. राइट? ट्रीट द कॉज, treat the morbid phenomena, treat the inimical forces, treat the miasm, treat the exciting maintaining cause. It's called morbid phenomena, right? याद रहेगा. morbid phenomena का मतलब क्या हुआ? तो हमको morbid phenomena देखना है, और यहाँ पे आपको जाके समझ. फिर बात करते हैं आगे. देखिए नेक्स्ट एफोरिज्म. ये केस टेकिंग का इंपॉर्टेंस है, लेकिन morbid phenomena को समझने के लिए केस टेकिंग बताया हनीमैन साहब. डिसग्रेसफुल कॉज, एलिमेंट के बारे में बात करी. और जब हम सिम्टम की बात करते हैं, सर क्या ये नहीं आता है? जब हम सिम्टम को कंप्लीट करते हैं, वो 5 क्राइटेरिया लेके चलते हैं, तो सबसे पहले ही क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? कॉजेशन देखते हैं ना. फिर लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कॉमिटेंट मोडेलिटी, उसमें भी तो आया ना कॉज, उसमें भी तो मॉर्बिड फिनोमिना आया ना, कि कॉजेशन क्या है, क्या कारण हुआ इसका. ठीक है. अब देखिए, ये देखिए 14वें एफोरिज्म में क्या कहते हैं? कहते हैं देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन. बहुत क्लियर क्रिस्टल बात है. कहते हैं इंसान के अंदर नथिंग मॉर्बिड दैट इज क्यूरेबल. ऐसा कोई मॉर्बिड चीज नहीं है जो ठीक होने लायक है, और वो बाहर सिम्टम के फॉर्म में नहीं दिखाया जाएगा. साहब कहते हैं साहब कि इंसान के अंदर ऐसा कुछ है जो ठीक होने लायक है, जो अंदर आपको परेशानी दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि वो बाहर आपको दिखाया नहीं जाएगा. वो बाहर दिखाया जाएगा, और केवल दिखाया ही नहीं जाएगा रहमान साहब, भगवान उसको परफेक्ट अरेंजमेंट में दिखाएगा. दिखाएगा ही नहीं, केवल परफेक्ट अरेंजमेंट में दिखाया जाएगा. इतना बेहतरीन सिस्टम हमारी बॉडी का है. हमारी बॉडी कभी नहीं चाहती कि आप बीमार बने रहो.
वो कभी नहीं चाहती है कि आप बीमार बने रहो। वो हमेशा 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 आपको ठीक करने के लिए एक सिस्टमेटिक परफेक्ट अरेंजमेंट में सिम्टम देती है। टाइफॉइड का भी बीमारी कैसे आएगा? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, पकड़ो ना जी, याद है ना आपको? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ट्यूबरकुलोसिस भी आएगा, इन्फ्लेमेटरी, कॉन्स्टिपेशन, मलेरिया। हर बीमारी का एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, सिस्टमेटिक फैशन होता है जो उसको समझाने के लिए आता है। ऐसा कुछ नहीं होता सर। कोरोना भी आया था तो पहले बुखार आएगा, फिर स्मेल जाएगा, फिर ये होगा, ऐसे तो आया था। वो क्या है? अच्छा, वो परफेक्ट जो अरेंजमेंट है वो दिखाया कैसे जाएगा आपको बताइए? किस तरीके से दिखाया जाएगा? वो आपको सिम्टम के फॉर्म में दिखाया जाएगा, राइट? और सिम्टम को पकड़ने की जो कला है उसको क्या कहा गया है? केस टेकिंग। इसलिए भी केस टेकिंग जरूरी है। फिर देखिए हनीमैन साहब क्या कहते हैं 17वें एफर्जम में? कहते हैं कि क्योर तब ही होगा जब सिम्टम हट जाएगा। ये बाबू सिम्टम पकड़ोगे तब ना समझ में आएगा कि सिम्टम हट रहा है कि नहीं हट रहा है। समझ में नहीं आता? क्या कहते हैं कि नाउ एज इन द क्योर इफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द होल परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम। लो देखो, सारा का सारा परसेप्टेबल साइन और सिम्टम हटेगा तो ही क्योर होगा। अब साइन और सिम्टम को समझने की कला क्या है बताइए उपेंद्र सर? केस टेकिंग। जरूरी कि नहीं? साहब सब हनीमैन साहब कहते हैं क्योर समझना है तो सिम्टम समझना पड़ेगा, डिजीज समझना है तो सिम्टम समझना पड़ेगा, सपरेशन समझना है तो सिम्टम समझना पड़ेगा, पैलिएशन सिम्टम समझना पड़ेगा। तो सिम्टम 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 सिम्टम, हर बार तो सिम्टम की बात हो रही है। हमारा पहला प्यार क्या है? होम्योपैथिक डॉक्टर का पहला प्यार क्या है भैया? सिम्टम। सिम्टम सिम्टम करी बात कोई और प्यार हो, आप जब मरते भी रहोगे ना, जब जान जाएगा कोई कि डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब बाल झड़ रहा है हमारा, कोई आपसे खुशी शेयर करने नहीं आता है। हमसे कोई अपनी खुशी शेयर करने नहीं आता है। हमसे लोग अपनी तकलीफ, अपने गम शेयर करने आते हैं, अपनी परेशानी शेयर करने आते हैं। कोई बोला आज बड़ा मजा आया, सोचे डॉक्टर से घूम आए, 600 रुपये फीस दिए डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, आया हूँ आपसे बताने। कितने लोग आएंगे आपको ऐसा करने बताइए? जीरो कोई आएगा? जीरो। दर्द में आएंगे लोग। तो दर्द की दवा आप हो, लेकिन दर्द को समझने की जो कला है वही केस टेकिंग है। मरीज के दर्द को समझने की। और भाई साहब पूरी दुनिया में, पूरे मेडिकल साइंस के इतिहास इतना बढ़िया केस टेकिंग जो ऑर्गेनन में हनीमैन साहब ने एफोरिज्म की तरह जैसे ना खूब बढ़िया से, जैसे हीरा मोती को पिरोया नहीं था माले में एकदम, माला के और रखा जाता है किसको कहाँ, उसका भी इंतजाम रखा। जिसको जहां रखना चाहिए उसको वही रखा। एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से मैच करके बताया। और आपने अगर कायदे से इसको समझ लिया, 50% क्योर है, अ गुड केस टेकिंग इज हाफ क्योर। तो वैसे ही आपके आधा मरीज ठीक होंगे आपके यहाँ से, आधा मरीज ठीक हो जाएंगे आप। 50% क्योर है, 10 में से 5 मरीज ठीक, डॉक्टर का क्रेडिट ऐसे ही बन जाएगा। और कहीं दवाई आपका 2-4% काम कर गया, 10-20%, तो 70% क्योर। जाके देखिए दुनिया में किसी भी डॉक्टर का 70% क्योर रेट नहीं है। और आपका आधा क्योर रेट तो केस टेकिंग से हो जाता है। आप लोगों की क्लिनिक अच्छी है, पेशेंट अच्छे हैं, तो प्लीज अपनी क्लिनिक को थोड़ा मॉडर्नाइज करिए। 1-2 लोगों को केस टेकिंग के लिए रखिए, पैसा दीजिए उनको, हमारे यहाँ केस टेकिंग कर, उनके लिए चैम्बर बनाइए, उनसे केस टेकिंग करवाइए। बहुत लोग मिल जाएंगे स्टूडेंट आपको आसपास, वो भी सीखेंगे, आप भी सीखिएगा, और आपका जो एक प्रोसेस है वो बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज होगा सर। आप अपनी फीस रख सकते हो, आप अपनी फीस बढ़ा सकते हो। देखना उसी प्रोसेस से ना आपके पास फीस, आपका फीस, क्वालिटी पेशेंट देखो, दिन भर में 10 मरीज देखो, लेकिन उसको सही से देखो। 10 मरीज देखोगे और 100 मरीज देखोगे, पैसा बराबर मिल जाएगा आपको, देखिएगा बराबर मिल जाएगा।
इफ मनी इज योर मोटिव देन अच्छी फीस रखो। क्या ऐसे 100 रुपये में देख रहे हो, 1000 फीस लेके देखो दवाई का अलग, और 10 मरीज देखे तो काम हो गया ना, हो गया कि नहीं काम? जी जी हो गया। 3 लाख रुपए महीना अकाउंट खड़ा अंदर, इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ भाई लोग। आपका लेवल सर्दी जुकाम छींके टट्टे ठीक करने का नहीं, आपका लेवल है ही नहीं। ऐसे मरीज हैं, छोड़ दो उधर, बगल में जाए डॉक्टर। चलिए लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए सातवां एफर्जन क्या कहता है, केस टेकिंग की इंपॉर्टेंस क्या कहता है। नाउ एज इन डिजीजेस, देख ध्यान से देखना, बीमारी ऐसी बीमारी जिसमें बाहर से कोई कॉज नहीं दिख रहा है, बाहर से कोई एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज नहीं दिख रहा, कहते हैं बाहर से कोई कॉज दिख रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं कि उसको आपको हटा देना चाहिए। कोई कांटा घुसा है तो निकाल दो, आंख में कक्कर पड़ा तो निकाल दो, एनएस परफोरेटेड नहीं है तो सर्जरी करा दो, हड्डी टूट गया तो जोड़ दो भाई, कट गया तो जोड़ दो, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, नस फटने वाली है, उसका इंतजाम कर दो। कह रहे हैं कि जहां पे आपको एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज दिख रहा है वहां पे आपको कॉज हटाना है, लेकिन जहां पे आपको एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज नहीं दिख रहा है उसको वहां से नहीं हटाना है। तो वहां पे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना क्या करना है। वी कैन परसीव नथिंग बट मोबिड, क्या बोला सिम्टम। हो कि ऐसे केस में और कुछ नहीं देखना है आपको। क्या देखना है? केवल मॉर्बिड सिम्टम। सिम्टम। और मॉर्बिड सिम्टम कब आएगा? जब मॉर्बिड फिनोमिना हो जाएगा। तो मॉर्बिड सिम्टम बराबर मॉर्बिड डिरेंजमेंट। और मॉर्बिड सिम्टम को देखने की कला क्या है? देखने की कला देखते क्या थे। है? जल्दी बोलिए। केस केस। टेकिंग। केस टेकिंग। कितना इंपॉर्टेंट है दोस्त। फिर बोलते हैं कि इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन, कहते इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन by which the disease demand and point to the remedy suited to relieve it। कह रहे हो जो बीमारी है, वो जो मॉर्बिड सिम्टम है, वो जो मॉर्बिड फिनोमिना है, वही सिम्टम, वही डिरेंजमेंट, वही फिनोमिना अकेला अकेला ऐसा एक पॉइंट होगा जो आपको रेमेडी की तरफ संकेत करेगा और जिससे आपका केस ठीक हो जाएगा। साल हो जाएगा। क्या इतना इससे बेहतर लाइन चाहिए क्या आपको? करे सिम्टम ही, दैट मीन्स दर्द दिल की दवा दर्द है, दर्द ही दवा है, ठीक है। नहीं कहते हैं ये दर्द ही दवा है, तो बोला दर्द ही दवा है, देखो बोला दर्द से दवा निकलती है, जहर जहर को काटता है। तो क्या कह रहे हैं? इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन, इट मस्ट बी द सिम्टम्स अलोन by which the disease demand and point to the remedy, point to the remedy, point to the remedy suited to relieve it। कितना इंपॉर्टेंट केस टेकिंग है बताओ जरा आप। एंड केस टेकिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है? टोटलिटी, बोला एंड मोर एवर, अगर मोटा मोटा कहा जाए तो टोटलिटी ऑफ इट्स सिम्टम, जो सिम्टम का जो कलेक्शन है, ये क्या होता है? ये आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है इंटरनल एसेंस का। जो अंदर खराबी हुई उस खराबी को बाहर दिखाने का जो पूरा का पूरा दरोमदार है वो किस पे है? टोटलिटी ऑफ द सिम्टम पे है। दैट इज द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, वही वाइटल फोर्स का अफेक्शन है। मस्ट बी द प्रिंसिपल एंड सोल मीन, देखो बोला मस्ट बी द प्रिंसिपल एंड सोल मीन्स whereby disease can make known what remedy required। मेरे दोस्त, what remedy required, क्या दवाई चाहिए आपको, कोई और नहीं बताएगा।
आपका सिम्टम बताएगा, आपका टोटलिटी बताएगा, आपका आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस बताएगा, जो सिम्टम के फॉर्म में दर्शाया जाएगा। हिला कुछ दिमाग में? हल्के में लेते हो आप लोग केस टेकिंग, इसीलिए बोलते हैं 50% क्योर है। एंड दस इन अ वर्ड, एक शब्द में कहा जाए, एक शब्द में कहा जाए तो क्या करेगा? द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट रेमेडी, ये केवल अकेला ऐसा चीज है, ओनली थिंग, ओनली 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 दैट डिटरमाइन the choice of the most appropriate remedy, symptom, totality, case taking. And thus, in a word, the totality of the symptom, that means case taking, must be the principle, indeed the only. ए भैया कितना ओनली बोल दिया देखो, द ओनली, 36 बार ओनली बोल दिए हैं, ओनली ओनली ओनली। हर इतना बार ओनली बोलने का क्या मतलब हुआ, आप बताओ? इंपॉर्टेंट है तभी तो बोल रहे हैं, Extremely केवल important. केवल और केवल और केवल। The only thing the physician has take note of in every case of disease, लोग take note of in, note case taking में note करते हो ना जी, and to remove by means of his art, in order that it shall be cured and transform into health। अगर आप पेशेंट को क्योर करना है, उसके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बीमारी को ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी अवस्था को ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें? हेल्थ में। तो आपको सिम्टम पे ध्यान देना है, केवल और केवल सिम्टम पे ध्यान देना है, बस। दैट भी केवल और केवल केस टेकिंग करनी है, बस। और देखो भाई, तो अगर आपको केस इस पे पहुंचेंगे हम लोग, तो पहले आपको अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर बनना है, क्योंकि ये कहानी देखो ना, क्या बोला? ये अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर थे कौन? कबीरदास। ये क्या कहते थे? कहते थे कि सब कहते हैं पोथी लेखी। जो किताब में लिखा है, जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है, जो प्लान ऑफ मेडिसिन है, हम यही देंगे। मरीज चाहे कितना भी बोले साहब बिल्डिंग डबल एमेलिएशन है, उनके लिए इसका कोई मतलब है? बताओ, मतलब है? बोलेगा बेंडिंग डबल है, मतलब है? बोलेगा साहब हमको बुखार लग रहा No, है, sir. खूब दर्द है, और हमारा मन कर रहा है कि हम फ्रिज को खोले और मुंडी फ्रिज में घुसा दें, और खूब बुखार है उसको, तो कोई उनके लिए सिग्निफिकेंट है ये? बताओ। वो बुखार का मतलब लिखा है किताब में कि पीसीएम देना है तो पीसीएम दे देंगे, तुम मुंडी फ्रिज में घुसाओ, चाहे सर झुकाओ, चाहे खुले में आराम मिले, ठीक है, चाहे बंद में आराम मिले, कोई मतलब नहीं उनको। चाहे पसीना नाक पे आ रहा हो, पसीना सर पे आ रहा हो, चाहे मीठा पसीना हो, चाहे तीखा पसीना हो, कोई मतलब नहीं उनको। उनको दर्द है तो दर्द की दवा पीसीएम खा लो, बैक्टीरिया हो बैक्टीरिया की दवाई। वो बोल रहा है टाइफाइड में, बोल रहा डॉक्टर साहब हमारा टांग कहीं और है, हमारा पैर कहीं और है, हमारा मुंडी कहीं और है, पकड़ के सब इकट्ठा कर रहे हैं। वो कह हट हट, क्या होगा? टाइफाइड, मोनोसेर, काम खत्म, काम खत्म। क्योंकि वो क्या बोला यहाँ पे? उसके लिए कहा गया है सब वो कहते हैं पोथी लेखी, लेगा किताब में जो लिखा वही करेंगे, जाओ। लेकिन हनीमैन साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब के वर्ड देखिए, मैं कहता हूं आंखों देखी। देख, क्या बोल रहा है उसी पे दे दे। प्रेजेंट predominant characteristic symptom, the state of disposition, the outwardly reflected picture of the disease, the totality, the morbid derangement, the morbid symptom, and we plan as per their manifestation of the symptom. Although several patients suffering from same disease, but we're giving as per the individual strict particular treatment.
ठीक है। और इसको हनीमैन साहब ने और आगे समझाया, जो मैंने आपको दिया वो ये एफोरिज्म 6 है जो आपको समझना चाहिए, बता चुका हूं मैं आपको। देखिए आजकल होम्योपैथी में भी बहुत चला है मेरे दोस्त, क्या बीमारी के नाम पे दवाई बट रही है आजकल, खूब लंबा लंबा मार्केट है। जी जी। ठीक है, लंबा लंबा बैंका मार्केट है, घूम बड़ा रहे बड़ा सेलिब्रिटी लोग पहुंच बैंक जाता है उधर। ठीक है, बैंका घूम लेकिन रहे हैं डॉक्टर। हाँ, लेकिन हनीमैन साहब क्या कहते हैं देखो, कहते हैं इट इज क्लियर दैट, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। लेकिन होम्योपैथी का इतिहास उठाओगे तो इन्हीं सब से बचने के लिए हनीमैन साहब ने होम्योपैथी बनाई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम वापस वहीं जा रहे हैं, उसी तरीके से जा रहे हैं। तो हनीमैन साहब कहते हैं कि इट इज क्लियर दैट दीज यूजलेस, क्या बोला जी, यूजलेस एंड मिस यूज नेम ऑफ डिजीज, ये बीमारी का जो नाम है और नाम पे बिकने वाली जो दवाइयां हैं, कहते हैं ought to have no influence on the practice of true physician। जो सच्चा फिजिशियन होता है ना, उसकी प्रैक्टिस में ये सारी चीजें कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालती हैं, कुछ भी उसको प्रभावित नहीं करती हैं सब चीजें का, नो इन्फ्लुएंस सर, इफ यू आर ट्रू फिजिशियन। कहते हैं जरूरी क्या है, एक सच्चे डॉक्टर को प्रभावित क्या करता है, हु नो, हु नो दैट ही हैज टू जज, उसको पता है हमको किसी केस को ठीक करना है तो हम दवाई के हिसाब से ठीक करेंगे जी, फार्मा कंपनी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान और ट्रीटमेंट बनाएंगे जी। बताओ जरा, बोलिए, आप अपने मरीज का प्लान ऑफ ट्रीटमेंट फार्मा कंपनी के निर्देश पे बनाओगे। सर ये देखिए सर, ये आया है कंपनी से दवाई, चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, ये भी देखिए सर चलेगा क्या, ये देखिए बढ़िया एकदम, वो बताएगा जी आपको कि आपको अपने मरीज को क्या देना है? बोला हु नो that he has to judge and cure the diseases not according to the similarity of the name of single one of their symptom। उसके बीमारी के नाम पे दवाई नहीं देगी। क्या एजुकेशन है उसका आपको आगे जो बता रहा है, और क्या वो पेशेंट को फील कर रहा है, परसीव कर रहा है? बट ठीक कैसे करेंगे आप, बट according to according to the totality of the sign of the individual state of each particular patient। टोटलिटी बोल दिया ना जी, आ गया ना केस टेकिंग। कहते हैं जी लंबा लंबा केस टेकिंग करता है ये लोग, करते हैं, गर्व है हमको करने में, टीना ठोक के करते हैं, कोई दिक्कत है, करते हैं, 3 घंटा करेंगे हम। लेकिन इसका भी मजाक बनाते हैं, सर जिसको इलाज कराना होगा ना वो कराएगा, आप चाहे 3 घंटा करिए, चाहे 4 घंटा करिए, चाहे 2 मिनट में करिए। केस टेकिंग कोई एक जरूरी चीज नहीं है कि 3 घंटा, केस टेकिंग एक यात्रा होता है सर। केस टेकिंग एक यात्रा है जो मरीज के बीमारी के साथ शुरू होता है और मरीज के क्योर के साथ खत्म हो जाता है। एक यात्रा है सर, ये एक ट्रैवलिंग है, जो पेशेंट के दर्द के साथ आप उसका हाथ पकड़ के चलते हो और उसको तब छोड़ते हो जब वो चलने लायक हो जब जाता है। खत्म। इसीलिए हमको भगवान कहा जाता है सर। हम हाथ पकड़े चूस लिए उसको और मर गया तो छोड़ दिया, दोबारा नहीं आना, पैसा नहीं दोगे तो क्लिनिक मत आना, पैसा नहीं है नहीं देखेंगे, पैसा नहीं है बाद में देखेंगे, ऐसा मत करिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, समझना है आपको, इट नॉट नेसेसरी कि आप मरीज को ना देखो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो। ये कहीं से भी वैलिड नहीं है, ये आपके लिए कहीं से भी वैलिड नहीं है कि पेशेंट का आप इलाज नहीं कर रहे हो, उसके पास पैसा नहीं है और आपने उसका इलाज, समझे आप लोगों को? वापस से इस एफोरिज्म को समझिएगा, ये एफोरिज्म वापस से समझिएगा, ये लाइन वापस से समझिएगा, ये स्लाइड वापस समझिएगा, देन वी गो अहेड विद केस टेकिंग, राइट।
देखिए ध्यान से, ये बहुत जरूरी है, इसको समझ लेना चाहिए आप लोगों को। कहते हैं मास्टर हनीमैन इस एफोरिज्म में, वापस से देखिए, कहते हैं इट इज क्लियर दैट द यूजलेस एंड मिसयूज नेम ऑफ डिजीज ought to have no influence on the practice of the true physician who know that he has to judge the case। उसको पता है कि हमको क्या करना है, मैं बता चुका हूँ, दोबारा क्या बताना है इसको, ठीक है, समझ में आपको। फिर आपको समझना है कि भाई हम जिसका इलाज करने जा रहे हैं पहले वो कौन है, पेशेंट कौन है। केस टेकिंग किसका करेंगे आप, किसी मरीज का करेंगे। तो पहले मरीज की साइकोलॉजी, मरीज की अंडरस्टैंडिंग, मरीज का एक्सपेक्टेशन, मरीज का होप जब आपको समझ में आ जाएगा, तो कभी आपका मरीज आपको छोड़ के जाएगा नहीं। और एक डॉक्टर के लिए क्या चाहिए, रिटेंशन ऑफ द पेशेंट, समय आपको मिले कि आप मरीज को ठीक कर पाओ। तो मरीज कौन होता है, सिंपल, मरीज क्या होता है, पेशेंट इज द विक्टिम ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंट। क्या है मरीज, भुक्तभोगी होता है एडवर्स इन्वायरमेंट का। अब ये एडवर्स इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो इसको समझो, इसको कोरिलेट करो। द विक्टिम ऑफ द एडवर्स इन्वायरमेंट इज इक्वल टू पेशेंट। किसी भी विपरीत परिस्थितियों का जो भुक्तभोगी होता है वो मरीज होता है। वो विपरीत परिस्थिति माइंड पे भी हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। देन एडवर्स इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान से देखो, एडवर्स इन्वायरमेंट is responsible for the pathology or the genesis of miasm and also for the development or transformation of pathology or miasm। ध्यान से देखना, बीमारी की उत्पत्ति में, बीमारी को उत्पत्ति का कारण क्या होता है, एडवर्स इन्वायरमेंट, क्योंकि यही रोगी बनाता है। तो बीमारी उत्पत्ति यही करता है, और बीमारी को बुरी, छोटे से बड़े में भी ले जाने का काम क्या करता है, एडवर्स इन्वायरमेंट। So adverse environment means the cause of disease and acute में आपको क्या देखना है, the most probable पे जाइएगा। तो अगर आपने adverse environment समझ लिया, आपने किसी इंसान की विपरीत परिस्थिति को समझ लिया, तो क्या आप उस इंसान को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों से बचाव करने का जो फिर क्या प्रोसेस करोगे? होता है वही तो सिम्टम है। फिर विपरीत क्या करना है? परिस्थितियों से जैसे हम लड़ते हैं, जैसे हम बचाव करते हैं, वही तो हमारा सिम्टम है ना, और वही हमारी परिभाषा है, वही हमारा इंडिविजुअलिटी है, वही हमारा परिचय है। टाइफाइड से लड़ने का जो हमारा शरीर का तरीका है वही टाइफाइड का परिचय है कि नहीं, बताइए। टीबी से लड़ने का जो हमारे शरीर का तरीका है वही टीबी का परिचय है कि नहीं, बताइए। मलेरिया से लड़ने का हमारे शरीर का जो तरीका है वही मलेरिया का परिचय है कि नहीं, बताइए। है कि नहीं वो परिचय उसका। तो दैट मीन्स कि हमको एडवर्स एनवायरमेंट अगर समझ लिए, तो हमको उससे लड़ने का तरीका भी समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आ गया तो सिम्टम भी समझ में। दैट मीन्स सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है, एडवर्स इन्वायरमेंट। तो एक्यूट डिजीज में क्या है, एडवर्स इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा, द मोस्ट पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। एंड एक्साइटिंग कॉज क्या होगा, वो अक्यूट बीमारी को पैदा करने के लिए जो फैक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट मीन्स एडवर्स इन्वायरमेंट इन एक्यूट डिजीज इज एक्साइटिंग, राइट। हेलो, ए भाई लोग, को रिलेट कर रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग समझ पा रहे हो ना यस मैं सर। क्या कह रहा हूँ थोड़ा। कहीं लिखा नहीं मिलेगा ऑर्गेनल में, लेकिन बेहतरीन बात है ये। समझ आ रहा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको विक्टिम देखना है, आपको एडवर्स इन्वायरमेंट देखना है, आपको मॉर्बिड फिनोमिना देखना है, तो एक्यूट केस में कहा जाओगे, द मोस्ट प्रोबेबल, द पर्टिकुलर ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। और वो क्या है, 73 एफओरजी में जाना, आपको समझ आएगा कि वो क्या है। और अगर यही चीज क्रॉनिक रिकॉर्डिंग बीमारी कट में गई देखनी थी। है, तो क्या देखना है, क्रॉनिक में आंसर, और कहाँ कहाँ आएगा, अब इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो और ये बात हम आपको उस नहीं? दिन बता चुके थे,
केस टेकिंग का फाउंडेशन दो ही होता है, कारण को समझना और मैनिफेस्टेशन को समझना। अब कारण को कैसे समझेंगे, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। कि कारण है और कारण को जाके यहां से समझेंगे और मैनिफेस्टेशन भी समझेंगे। तो अब कारण और मैनिफेस्टेशन दोनों को समझाने के लिए कहाँ बताया है, केस टेकिंग। तो केस टेकिंग ऐसा एक प्रोसेस है जो 83 एफोरिज्म से शुरू होता है, जो कारण भी समझाता है और वो मैनिफेस्टेशन भी समझाता है। तो केस टेकिंग दोनों चीजों का परिचय है। तो चलिए एक एफोरिज्म पढ़ते हैं केस टेकिंग का, और आज केस टेकिंग को शुरू कर देते हैं। एफोरिज्म नंबर 83। 83 से केस टेकिंग स्टार्ट होता है। तो 83 एफोरिज्म में बहुत कुछ नहीं बोला हनीमैन साहब ने, सिंपल कहते हैं कि देख भाई, यहाँ मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ बस इतना बताऊंगा। याद करिए, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़े काम की तैयारी होती कि नहीं होती है भैया? जी। बड़े काम की तैयारी कैसे होती? याद करो, जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम के दिन मम्मी पापा क्या कहते हैं? एक दिन पहले मम्मी पापा क्या कहते हैं, ए तू एग्जाम देने जा रहा है ना, तो चार पांच चीजें जान ले। यही होता है क्या? जी। ये वाली क्वालिटी ले ले, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। तो ये हमेशा दिमाग में याद रखना, तभी तेरा एग्जाम अच्छा होगा। याद करिए। या हम लोग याद करिए, जब हम लोग छोटे थे, या हम लोग जब अभी भी मम्मी पापा रहते हैं और जब हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, ट्रेन में हाथ मत निकालना, मुड़ी मत निकालना। और इतने आदी हो जाते हैं कि कहते हैं प्लेन में भी मुंडी मत निकालना। ठीक है, इतने आदी हो जाते हैं मतलब प्लेन में भी मुंडी मत निकालना। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि इतना ज्यादा जरूरी होता है। तो हनीमैन साहब भी अब आप लोग कह रहे हैं कि देखो, अब तुम लोग पूरे के पूरे होम्योपैथी का सबसे एकदम बैकबोन जो है, एकदम जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसको सीखने जा रहे हो। अब उसको सीखने जा रहे हो तो सबसे जरूरी चीज क्या है, वो अपने दिमाग में बिठा लो। कहते हैं केवल चार चीज दिमाग में बिठाओ, और ये चार चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर आपने अपने लाइफ में भी बिठा ली, ये केवल केस टेकिंग के लिए नहीं है, ये इंसान को समझने के लिए है। और ये बताओ जिंदगी में भाई भाई लोग, ध्यान से सुनना जरा मुझे। अगर आप इंसान को समझ लोगे तो क्या जादूगर नहीं हो जाओगे? शंकर जी की तीसरी नेत्र का मतलब क्या होता है? थर्ड आई। अभी बहुत सारे लोग, आप जाइएगा तो तीसरी आंख को जगाने के लिए प्रोसेस होता है, मेडिटेशन, योगा, भक्ति, सब लोग अपनी तीसरी आंख जगाते हैं। तीसरी आंख जगाने का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय द एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड आई? एनीवन? व्हाट डू मीन बाय सिक्स एक्टिवेशन? सेंस। सिक्स सेंस। सिक्स सेंस, वेरी गुड। Big और point. तीसरी It आंख is an जगाने का क्या active होता है? point. दो आंख से आप उसके चीजों को समझते हो, और तीसरी आंख से वो कुछ बोले नहीं, आप उसको समझ जाओ। समझ जाओ। आप इंसान को कुछ बोले बिना उसका आगा पीछा ऊपर नीचा सब बता दो। सामने कुछ वाले का डर से वाइब्रेशन जाता हूँ। वाइब। थर्ड आई इज व्हाट? आप प्रिडिक्शन कर दो उसका। जी। आपके सामने वाले का अंदर, मन को पढ़ लेना। नरसिंह जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। सामने वाले के मन को पढ़ लेना बिना यस, बताए। बहुत बड़ी नरसिंह। बिना बोले हम तुमको समझ जाए, बिना बोले हम जान लें कि तुम हो क्या, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा आगा, तुम्हारा पाछा, सब जान जाए बिना बोले। यही होता है एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड त्रिकालदर्शी। आई। त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। क्या बात है बॉस? द प्रोसेस that can teach you, that can, जो आपको परफेक्ट बना सकता है, जो आपकी नेत्र जगा सकता है, वो प्रोसेस है केस टेकिंग। और तीसरी तीसरी नेत्र अगर आपको जगाना है तो आपके अंदर चार क्वालिटी लेके आनी है। चार क्वालिटी। इफ यू वांट टू एक्टिवेट योर थर्ड आई, देन यू हैव टू एक्टिवेट, यू हैव टू अनलिश। आपको अपने चार एनर्जी को जागृत करना पड़ेगा। हनीमैन साहब ने बोला यहाँ पे कि इन दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ द केस,
फॉर विच आई सेल ओनली गिव इन दिस प्लेस, इस जगह पे मैं बस आपको, इस एफर्ट में बस आपको क्या देना चाहूंगा, जनरल डायरेक्शन में दे रहा हूं आपको, जनरल डायरेक्शन दे रहा हूं कि जब तक आप केस टेकिंग करो, जब तक आप मरीज को देखो, जब तक आप मरीज को समझो, of which the practitioner should bear in mind only what is applicable for each case only। क्या जरूरी है पहले ये जान लो, केस टेकिंग करने जाते हो तो। अरे केस टेकिंग की क्वालिटी देख लो ना, क्वालिटी तुम्हारे अंदर है तब तो केस टेकिंग कर पाओगे, तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहला क्या बोला सर, फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडिस। बड़ी बात है सर ये, जीवन जीने के लिए भी बड़ी बात है। गौरी ऐसा है, वो ऐसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं आता है, या वो ऐसी ऐसा आदमी है, वो कितना भी अच्छा बोलता है, आपने उसके लिए मन में एक धारणा बना ली, उसको बाहर नहीं आने देना है तो नहीं आने दे रहे हैं, किसी भी तरीके से आप रोक रहे हैं। ये प्रेजुडिस होता है, किसी के लिए मन में पहले से कोई धारणा बना लेना। और यही केस टेकिंग में भी होता है, ये टाइफाइड है, ये बुखार है, ऐसा मरीज बहुत देखे हैं हम। अरे ऐसे मरीज के लिए ये वाली दवाई दे देनी है। एवरी प्री डिसाइडेड मेडिसिन, every pre-decided medicine, every medicine on combination, every medicine decided by pharma for disease is simple a prejudice behavior, and prejudice behavior कई बार is ऐसा होता है सर केस टेकिंग में। behavior। being prejudice लिख लीजिएगा, being prejudice means being egoistic। ईगो है आप में, आप ही सही हो, ये मान लिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर जीवन में आज ये बताइए सर, मैम हमको जरा आप लोग बताइए कि मैक्सिमम लोग जो आज बीमार हैं, मैक्सिमम बीमारी का जो जड़ है वो क्या है, एक दूसरे के लिए पूर्व निर्धारित भावनाएं रख लेना। ये ऐसा ही है, इसने मुझे ये कह दिया था, ये मुझे ऐसा कह रहा होगा। क्या है ये सब, जजमेंट। क्या है ये सब? और क्या आज ये बीमारी का कारण नहीं है सर? हर केस में यही है। अब मुझे वो चीट, एक बार आपने देख लिया, उसने कुछ गलती हो गई उससे, आपने उस गलती को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, और जब भी उसको डांटना था, बोलना था, आपने कहा यही लड़का है, यही लड़का है, यही किया था, यही किया था, यही किया था। उसके अंदर पूरी बीमारी भर गई। आप भी देखो, जिस दिन आपने इंसान को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, आपके जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। क्या है, ये इस बिरादरी का है, इसको बाहर भगाओ, ये इस समुदाय का है, ये लोग ऐसे ही होती हैं, ये लोग ऐसा ही होता है। ये क्या है, क्या है? ये फ्यूचर को प्रेजुडिस। ब्लॉक कर रखा है, फ्यूचर को Prejudice ब्लॉक कर दिया। behavior। पहले और से धारणा बना लिया उसके ऊपर। ये पूरा कैंसर है सर समाज का, और डॉक्टरों का भी ये कैंसर है। हमारा भी यही कि मरीज को बिना एग्जामिन किए, मरीज को बिना देखे, छुए, समझे, पूछे, उसको दवाई दे दिए। काहे कि हमको कहीं, समझ लो आप लोग क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो ना आप लोग? ये क्या है, ये प्रेजुडिस बिहेवियर, और कितनी फ्रीक्वेंटली होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज से ही, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आज से किसी के लिए पूर्व धारणा बनाना छोड़ दो। भाई भाई लड़ता क्यों जी, सास बहू क्यों लड़ती है जी, जेठानी देवरानी क्यों लड़ती है जी, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से क्यों लड़ता है जी? हम कभी हम भी सोचते मेरे लिए बुरा सोच रहा होगा, अरे सोचते थे यार इसको बुरा, मिल गले मिल प्यार। अब मैं तो छोड़ दिया हूँ बहुत हद तक, और आप भी छोड़ दो सर। ऑर्गेनाइज जीना होता है, ऑर्गेनाइज पढ़ना नहीं होता है। ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल सर, यू हैव टू लिव द ऑर्गेनाइज विद द फुलेस्ट एनर्जी। और क्या बोलता है ऑर्गेनाइज, अनप्रेजुडिस, बीइंग फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। प्रेजुडिस से फ्री हो जाओ सर, त्याग दो। प्रेजुडिस से जिस दिन फ्री हो जाओगे ना सर, अपेक्षा खत्म हो जाएगी, आप एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगा सर।
एंगर खत्म हो जाएगा सर, ग्रजेस खत्म हो जाएंगे सर, एलिमेंट खत्म हो जाएगा सर। ये तो देखो आप। और आज 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 कोई भी कह दे, कोई भी इंसान आज बोले किसी को किसी से प्रॉब्लम है ना सर, वो आज की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से है? कल की वजह से। कल क्या है सर? प्रेजुडिस है, निर्धारित कर लिया कल वो ऐसा किया था। अरे करेगा, इंपॉर्टेंट, कर रहा है नहीं। अरे बताए कर रहा है तो दिखना चाहिए ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखना चाहिए ना। जिंदगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चलता है। दिख रहा है क्या आपको? क्या कोई जड़ें खोद रहा है वो? आपने अनुमान लगाया कि कर रहा होगा, कर दिया था, कर देगा। ये सब क्या है? क्या है सब? प्रेजुडिस बिहेवियर। तो अब तीसरा नेत्र खोलना है तो मुश्किल है कि नहीं? इसको निकाल पाया किसी ने आज तक? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी ने नहीं कहा था। कहा कौन था? उसकी दासी ने कहा था। अब इसने मान लिया कि उसी ने कहा है, प्रिजुडिस हो गया, नरसंहार का कारण बना। प्रिजुडिस हो गया रावण। हाँ मेरी बहन सही कह रही है, प्रिजुडिस हो गया था तो हो गया ना, लंका खत्म हो गई ना, सोने की लंका जल गई कि नहीं जल गई? आप जी। लोग भी अपना घर जलाते हो, आप लोग भी अपनी रिलेशनशिप जलाते हो, हम लोग, आप लोग नहीं, हम लोग भी अपना घर जलाते हैं सर, हम लोग भी अपने संबंध जलाते हैं सर, हम लोग भी अपने आप को गंदगी और बीमारी में लेके जाते हैं विद द प्रोसेस, विद द फीलिंग ऑफ प्रीजुडिस। तो अगर आपको अपना तीसरा नेत्र खोलना है तो आपको अनप्रिजुडिस होना पड़ेगा, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस होना पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूसरी चीज ये जिंदगी में भी लेके आओ, साउंड सेंसेस होने चाहिए। मरीज देख लो ना आप, तो एकदम कहीं से कुछ भी क्या? की चेतना पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। घर से लड़ाई करके वो मेहराज से दिमाग खिन्न हुआ है और मरीज क्या बोल के चला गया, आपको हाँ क्या बोलिए फिर से बताइए मैडम, प्लीज प्लीज बोलिए ना क्या बोला आपने। धिक्कार है आप। तो अगर मरीज का प्रेजेंट सिम्टम आपने नहीं सुना, क्योंकि एक बार जब वो बोल के निकल जाएगा ना सर, दूसरी बार उस इंटेंसिटी से चाहे कितना भी कहला लो आप, निकलेगा नहीं आपसे। तीसरा, अटेंशन इन ऑब्जर्वेशन, यही तीसरा ने तो खोलता है सर। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो उसको क्या कर रहा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका ड्रेस, उसकी बैठने का तरीका, सिम्टम को देने का तरीका, ये सब आपको अटेंशन इन ऑब्जर्वेशन एकदम टक टकाटक ऑब्जर्व करके बता दोगे कि प्लैटिना है या बराइटा है, लाइकोपोडियम में सल्फर है। ऑब्जर्व करके बोले प्लांट है, एनिमल है, ये मिनरल है, ऑब्जर्वेशन में बता दोगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? इज लॉयलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिसीज। आप जो भी एक सिम्टम ले रहे हो सर, जो ईमानदारी से लो आप। देखो लॉयलिटी कभी किसी को दिखाई नहीं जाती सर। लॉयलिटी का हिंदी क्या होता है बताइए? लॉयल, बताइए। ईमानदारी। ईमानदारी, ऑनेस्टी, और वफादारी। ईमानदारी से बड़ी वफादारी। चीज, वफादार। और वफादार अपने आप से होना है।